मुझे लगता है कि ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस विभाग के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है पिछले 1.5-2 साल से, उसका एक बहुत छोटा सा नमूना है। अगर इतनी बड़ी रकम एक अफसर के यहाँ मिल सकती है तो आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा घोटाला होगा। और ये बात सच है कि इस प्रदेश में जब देश की सरकार ने कहा था कि हम खानों को आवंटित नहीं करेंगे, उनका ऑक्शन होगा, बोली लगाई जाएगी, उस अधिसूचना के जारी होने से 10 दिन पहले इस प्रदेश में लगभग 600 माइन्स एलोकेट की गई थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। केस को जैसे जैसे डेवलप किया तो इसमें जो पंकज गहलोत है उनके वर्षन भी इसमें से आ रहे थे लगातार। एक आमेटा था, उसकी भी बातचीतें लगातार आ रही थी। उसके साथ सिंघवी जी की भी बातचीत आ रही थी। तो ये जो सारा जिस प्रकार से आपस में चर्चाएं चल रही थी उसको एसीबी ने कलेक्ट करने का प्रयास किया और फिर इसके आधार पर ये जो कल कार्रवाई की वो इस रूप में परिणित हुई। खनन विभाग को अपनी पर्सनल कमाई से मतलब है। टोंक भाड़ में जाए तो जाए, टोंक अगर गलत उसमें नीचे खड्डे में जा रहा है तो जाए, उन्हें तो अपनी पर्सनल कमाई। चलिए, दो दर्शकों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जाकिर अली साहब और खालिद कुरैशी साहब हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं। जाकिर साहब, आपकी क्या राय है? सर, मेरी राय ये है, मेरे मतलब छोटे छोटे 2 सवाल हैं जी सभी माननीय कार्यकर्ताओं से जो आपके पास में बैठे हैं जी कि इस जो घोटाले की कार्रवाई है इसकी एक तो निष्पक्ष पूरी जांच हो, ए से जेड तक। मतलब इसमें जो कानूनी अकानूनी और कुछ हो सकता है कुछ नेता लोग भी शामिल हो इसके अंदर, क्योंकि एक आदमी अकेला चना बाहर नहीं फूट सकता। चलिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है, मैं इस पर बात करूंगा। खालिद कुरैशी साहब। सर नमस्कार। जी नमस्ते। सर, भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है कि जैसे बरगद के पेड़ की जड़ होती है ना, उससे जितना खोदेंगे उतनी ही निकलती जाएंगी। तो खोदे सरकार और अधिकारियों खोदे जितनी जड़ें, भ्रष्टाचार को देश से अगर खत्म करना है तो जड़ा खोदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। संदीप जी, सीधा सा सवाल सरकार की मंशा को लेकर इस बार इसलिए कि खनन नीति की पालना नहीं हुई। एक अफसर जो 10 साल के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 5 साल खान विभाग में, पेट्रोलियम विभाग में रहता है। इस दौरान भ्रष्टाचार की पूरी बात की होती है। खासतौर पर वो अफसर पिछले कार्यकाल में भी बीजेपी सरकार के इसी महकमे में होता है और इस बार दिल्ली से बुलाकर इस महकमे को दिया जाता है। इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल है। क्या इस मंशा को आप साफ कर पाएंगे? निश्चित रूप से कोई अधिकारी होता है तो उससे कार्य करने के लिए काम लेना ही पड़ता है। और इतना बड़ा अधिकारी जो एसीएस, जो चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी हो, तो निश्चित रूप से सरकार इसलिए बुलाती है कि राजस्थान की दशा परिवर्तन हो और उसमें हम विकास कर सकें। लेकिन किसी के मन में ऐसा पाप हो तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सरकार को बिल्कुल आभास नहीं हुआ? इतनी पैमाने पे खाने आवंटित हुई, लगातार बनास का मसला उठता रहा, रावली का मसला उठता रहा, 1000 खनन पट्टे जारी कर दिए गए। जब सारी बात स्पष्ट होती तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा सरकार ने कठोर कार्रवाई की है और निश्चित रूप से एसीडी के द्वारा लगातार कई दिनों से इस पर निगरानी रखते हुए और जो ट्रैप किया गया, सारी व्यवस्था की गई, इसमें सरकार का बड़ा भारी योगदान है। और ऐसे अधिकारी जो वास्तव में भ्रष्टाचार थे और जिन पर विश्वास करके लाया गया था, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की गई है। गोवर्धन जी, आपसे भी यही सवाल है कि एक महकमे में अगर बड़े अफसरों के साथ साथ छोटे बाबुओं की बात की जाए, लगातार लंबे अरसे तक बने रहते हैं, टेबल पर ट्रांसफर हो जाता है लेकिन महकमा नहीं बदलता, तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की ओर काम कर रही थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है वैसा क्योंकि पता नहीं चलता पहले। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हर आदमी, सरकार हर व्यक्ति को या हर कर्मचारी को पहचान नहीं सकती। और जब मामला सामने आता तब कार्रवाई की जाती है। तो वो सरकार की वास्तव में जिस प्रकार से कार्रवाई की है, तो सरकार को जब भी पता चला है तो उन्होंने कार्रवाई की है, तो अच्छी बात है। लेकिन हर व्यक्ति या हर कर्मचारी को ऐसे पहचान नहीं सकता। बनावत साहब, आप क्या कहेंगे? एक महकमे में लगातार एक कर्मचारी बना रहता है, मातहत बने रहते हैं, बाबुओं की बात की जाए तो उनका तो कभी तबादला ही नहीं हुआ। तो ऐसे में लगता नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के राज में ये अफसर नहीं बदलेंगे? नहीं, आपने ये बात ठीक कही। केवल अफसरों का नहीं, पूरा तंत्र देखे हम इसमें तो कई विभाग ऐसे हैं, कई संगठन ऐसे हैं सरकार में जहाँ तबादला होता ही नहीं लोगों का।
जैसे नगर पालिकाएँ हैं, UITs हैं, JDA हुआ, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हुए, या खान विभाग का मुख्यालय पे जो लोग बैठते हैं उनका भी या तो वो मैनेज कर लेते हैं या फिर वहीं बने रहते हैं किसी न किसी कारण से। तो कई लोग बदलते रहते हैं, लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं जो इस कड़ी का भाग बनने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं कि विभिन्न कारणों से, वो अपना तबादला ना होने देते हैं, और कुछ नीचे के स्तर पर तबादला होते भी नहीं है। तो ये जो है हर स्तर पर, ये अगर ऊपर का स्तर का अधिकारी थोड़ा सही है, पहलू हो सकता है क्या? इस पहलू को अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये लोग इतने माहिर होते हैं कि अपने ऊपर आने वाले मंत्री से, अपने ऊपर बैठे राजनेताओं से सेटिंग करके बात बना लेते हैं। बिल्कुल नहीं, बात तभी बना पाते हैं जबकि ऊपर वाले व्यक्ति उसके लाभ में या लोभ में हिस्सेदार बनने को तैयार हो। अगर किसी तरह का कोई हिस्सेदारी नहीं चाहता उसके अंदर, तो उसके ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि उनको उसका सोच का भागीदार बने वो। और इसके लिए जैसा अभी बात पहले चल रही थी, अगर किसी को, सबको आज जितने भी अधिकारी हैं अच्छा खासा वेतन मिलता है, चाहे राज्य सरकार के अधिकारी हों, चाहे भारत सरकार के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हों, पुलिस अधिकारी हों, सबको आज तो वेतन जो मान आया, अलग अलग आयोग आए, वेतन भी ठीक अच्छा खासा मिलता है। आवश्यकताओं की पूर्ति सबकी हो सकती है, लेकिन अब किसी के लालच की पूर्ति कहाँ हो सकती है? सवाल फिर से लालच की ओर इशारा करता है। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से और राजेंद्र जैन अजमेर से हमारे साथ जुड़े। कृष्णा जी। पारिक साहब नमस्कार। जी नमस्कार। पारिक साहब, मैं कल भी आपका पूरा प्रोग्राम देखा था। कल आपने जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दे को छोड़ के फिर आपने ये अपना भ्रष्टाचार वाला मुद्दा उठाया था। मैं कल भी देख रहा था और आज भी आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ। पारिक साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा, भारत के जो प्रधानमंत्री उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार भारत बढ़ा देंगे। तो सबसे पहला नमूना तो ये देखो, एक IAS अधिकारी वो केंद्र लेवल का होता है। दूसरी, पारिक साहब, हमारे राजस्थान के ऐसे हालात में इस टाइम ऐसी मंदी का दौर चल रहा है जो कम से कम इस चीज को तो दर्शाता है कि एक पहला ही मोती पकड़ा भी इन्होंने। पिछले 1.5 साल 2 साल से क्या हो रहा है, आज तक तो किसी ने इस चीज पे ध्यान दिया। चलिए, बहुत बड़ा सवाल आपने किया। राजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार साहब सबको। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसी सहमति से सरलता से काम हो जाता है तो वो तो भ्रष्टाचार है, और कुछ नफरा पड़ जाए तो वो भ्रष्टाचार है। ये घोटाले आज से कई सालों से चले आ रहे हैं। ये तो 0.5% है, जितना बड़ा घोटाला पता नहीं खानों में कितना घोटाला है, तो हम सब जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गोविंद डोटासरा जी, एक बड़ा तथ्य यहाँ पर निकल कर आया है कि माइनिंग डिपार्टमेंट में जिन अफसरों को पकड़ा गया है, उन लोगों ने इसी साल में जो खनन विभाग के बकाया की वसूली का टारगेट 4000 करोड़ रुपए रखा, जो बाद में घटाकर 3400 करोड़ रुपए हो गया। मतलब 600 करोड़ के बदले क्या ये 22 करोड़ रुपए वसूले गए? ये 22 करोड़ तो 7-8 खानों की बंद करके वापस खोलने के हैं। इस तरह की हजारों नोटिस इन्होंने दिए हैं, और नोटिस केवल नीचे के अधिकारी नहीं देते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मंत्री और मुख्यमंत्री के नॉलेज में रहते हैं, पूरी सरकार के नॉलेज में ऐसे रहे हैं। और ये 6-7 का नहीं, बाकी आप देखिए कितनी इन्होंने बंद करवाई, कितनी इन्होंने वापस खोली, कितने सीमेंट कंपनियों को, 4 सीमेंट कंपनियों को भारत सरकार की गाइडलाइनों को दरकिनार करते हुए इन्होंने दिया है। अभी जो 4 सीमेंट कंपनियां, इसमें से 2 को 10 किलोमीटर से ज्यादा का हेक्टर दिया है। भारत सरकार में सरकार ने ये नहीं कहा हमने मनसा पत्र जारी कर दिए, इन्होंने कहा कि हम देना चाहते हैं, आप अनुमति दीजिए। क्योंकि भारत सरकार का 2014 अक्टूबर का ये परिपत्र है माइनिंग डिपार्टमेंट का कि आपको पहले अनुमति लेनी होगी अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा का कोई देते हो तो। ये इन्होंने छुपाया तथ्य, उसमें भी बड़ा घोटाला है। और जो ये खाने दी गई हैं इसमें भी बहुत बड़े घोटाले हैं। इस प्रकरण में पूरी अगर जांच की जाएगी तो पूरी सरकार इसमें सम्मिलित पाई जाएगी, और बहुत बड़ा माइनिंग घोटाला जो आज तक प्रदेश में नहीं हुआ, उतना बड़ा घोटाला। ये बड़े घोटाले की आहट है। रचोया साहब, आपके पास आने से पहले 2 दर्शक है, उस्मान खान साहब और इंद्र ओझा जी। उस्मान साहब, आप क्या कहेंगे? जयपुर से उस्मान खान साहब। हाँ, हेलो जी, बताए सर। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कोई से भी विभाग में चले जाइए आप, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ ही नहीं है। एक आम आदमी दूसरे विभाग से दूसरे विभाग में जाएगा तो सिर्फ भ्रष्टाचार। अगर पैसा देगा तो काम तुरंत होगा, और पैसा नहीं देगा चक्कर के अलावा कुछ ही नहीं मिलेगा एक आम आदमी को। इंद्र ओझा साहब, आप क्या कहेंगे? शुक्रिया उस्मान साहब। नमस्कार सुनी जी। नमस्कार। पारिक साहब, इस घटनाक्रम की जितनी भी निंदा करें, भर्त्सना करें तो कम है।
और मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसुंधरा जी माननीय वसुंधरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी कार्रवाई करके एक इतने बड़े भ्रष्टाचारी को अंदर कराया, पकड़ा है। और दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कल मैं डिबेट देख रहा था और मीना साहब आपके डिबेट में बनाए हुए थे, वो कह रहे थे कांग्रेस को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। मीना साहब को मैं याद कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की विधायक महोदय ये गोविंद सिंह जी जो बैठे, इनको भी कहना चाहता हूँ कि आप भूल गए क्या ए राजा को, अब गंदी मोदी को भूल गए, सुरेश कुमारी को भूल गए क्या? आपकी यूपी सरकार में कितने बड़े सवाल यही है, क्या ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहेगा? रछोया साहब, ऐसे दौर में क्या उम्मीद की जाए? ब्यूरोक्रेसी और राजनेता दोनों का गठजोड़ है फिलहाल, ऐसा लगता है इस मसले के बाद? देखिए, मेरी ये मान्यता है, व्यक्तिगत मान्यता है कि सरकारी अफसर और नेता दोनों हाथ मिलाकर के भ्रष्टाचार करते हैं। जब जिम्मेवारी आती है तो नेता सरकारी अफसर पे डाल देता है और सरकारी अफसर जो है नेता पे करना डाल देता है। ये पूरे देश में हो रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मीडिया आम आदमी की बात को रखना चाहता है, रखता भी है। मध्य प्रदेश में एक आईएएस अफसर के बेड, उसकी वाइफ भी आईएएस, वो भी आईएएस, उसके बेड के अंदर करोड़ों रुपए मिला। बिहार के अंदर एक आईएएस अफसर की दीवार के अंदर जो है रुपया कना हुआ ऐसा। राजस्थान की बात करूंगा, 80% खाने ब्यूरोक्रेसी, पुलिस वाले या फिर राजनेता और उनके रिश्तेदारों के पास है। ये एक हकीकत है राजस्थान की। 80% खानों की बात की जाए, ये आवंटन किस बात का इशारा करता है? चाहे कोई सी भी सरकार हो, दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ऐसे नेता हैं, खान मंत्री आते हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम खान करवा देते हैं। जो अफसर मौके पे लगते हैं वो अपने रिश्तेदारों के नाम पर खान खरीद लेते हैं। ये जो है, मेरा यही तो कहना है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो, ये कोई मैटर ही नहीं करता। जो देश में सिस्टम आया है, सिस्टम के अंदर राजनीतिक पार्टियां और जो है सरकारी आईएएस अफसर या पुलिस अफसर जो भी हैं, दोनों ने हाथ मिला लिए हैं। जब पकड़े जाते हैं तो जाहिर है यही चिंता का सवाल है। शौकत अली साहब डीडवाना से और सुनील जी जयपुर से। शौकत अली साहब, पहले आपके पास आ रहे, बताएं। आज मेरा सवाल ये है कि अफसर लोग तो होते मजबूर, इसमें हाथ रहता है नेता लोगों का। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या आप अशोक सिंघवी को मजबूर कहेंगे? अशोक सिंघवी को आप मजबूर कहेंगे? ना खाऊंगा और भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। अभी 2 साल में तो कुछ हुआ नहीं, फिर ये जो खानों का इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, तो इसके बाद ये क्या करेंगे? जो काम करना तो उनको करना। चलिए, क्या खान आवंटन की जांच कराई जानी चाहिए नए सिरे से, जिस बात का जिक्र कांग्रेस ने किया? यहाँ सवाल वो खड़ा होता है। ब्रेक के बाद लौटूंगा, तब इस पर बात करूंगा। सुनील जी, आपसे भी बात कर लेते हैं, बताएं। अश्विनी जी नमस्कार। जी नमस्कार। अश्विनी जी, 22 करोड़ का है ये जो सिंघवी साहब जो ये घोटाला करे, जायजे ही सिंघवी साहब इसके नहीं करे, इसमें कई राजनेता भी है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शायद मेरे हिसाब से 6 भी शायद बीजेपी वालों की मिली हुई है, हो सकते हैं इसमें कांग्रेस के भी कई हो सकते हैं नेता नहीं। चलिए, मैं इसी पर बात करूंगा ब्रेक के बाद। फिलहाल एक ब्रेक पर जाएंगे कि क्या 5 साल या 10 साल के खान आवंटन की जांच कराई ली जानी चाहिए और क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस पर सहमत है? फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए, चर्चा जारी। खान माफिया बड़े बड़े अफसरों से के ऊपर अटैक करने से नहीं चूकते, किसी को भी पैसा देने में नहीं चूकते, और इतने बड़े अफसर पैसे लेने से नहीं चूकते और खुलेआम पैसे लेते हैं, तो निश्चित रूप से किसी ना किसी राजनीतिक उसका हाथ इनके ऊपर होता है। और राजनेताओं के बिना हाथ के या उनके बिना आशीर्वाद के इतना बड़ा खनन माफिया उद्योग पनप नहीं सकता। प्रदेश में खनन माफिया इतने ताकतवर हैं कि उनके आगे सरकार भी बेबस है और सरकार से दोनों का सांठ-गांठ सामने का उजागर हो चुकी है। कल जो इतना बड़ा घोटाला की जो रिश्वत की कार्रवाई हुई, ईसीबी कार्रवाई, उससे तो ये लगता है कि सरकार पूरी तरह से खनन माफियाओं के साथ है।